Now we start the next topic of haloalkane and haloarenes. In previous lectures, we see the method of preparation of haloalkanes from various types, just like alkane, alkene, alkyne, alkyne. एल्काइन से हम लोग देख लिए थे ना, कि अभी नहीं देखे थे? और ओके, एल्कोहल, इतना हम लोग देख चुके थे। अगर हम लोग बात करें हेलोएल्केन बनाने का, तो इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारी चीज़ों से और हेलोएल्केन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एल्डिहाइड से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एल्डिहाइड से, फिर कीटोन से, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड से, फिर C+O NH2 एमाइड से भी, और इसके बाद फिर एस्टर से भी, और इसके साथ साथ एसिल हाइलाइड से भी, और इसके बाद फिर एनहाइड्राइड से। ये सब के साथ भी हम लोग एल्काइल हाइलाइड बना सकते हैं। इन सब के साथ हम लोग बना सकते हैं क्या? RX। बट दिस मेथड currently is not very useful, because in future and the next chapters we study the reduction of this compound, and this all compound is reduced in, just like aldehyde is reduced in alcohol, ketone is reduced in secondary alcohol, carboxylic acid is reduced in sometimes alkane and sometimes alcohol, amide is reduced in cyanide type, and sometimes it reduced in the RNH2, it means amine, and ester similarly is reduced in first of all aldehyde and alcohol, and then further reduced in the alcohol. And in this type we saw that all type of similarly, इसी प्रकार से एसिल हाइलाइड जो है रिड्यूस होता है आपका एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फिर से रिड्यूस हो जाता है एल्कोहल में। यानी कि इन सभी का जो फ्यूचर है, मतलब कि इन सभी का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो सब का नेक्स्ट स्टेप होता है आपका या तो एल्कोहल या फिर एल्केन, और एल्कोहल और एल्केन से हम लोग RX बना सकते हैं। तो जब हम लोग इन सभी का हम सब जब रिडक्शन पढ़ेंगे, तो उस रिडक्शन में हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार से रिड्यूस होकर के एल्कोहल और एल्केन बना ले रहे हैं। तो जब हम लोग एल्कोहल और एल्केन तक पहुंच जाएंगे तो हेलो एल्केन तो इजीली बना सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ का, ये सब के द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं हेलो एल्केन, लेकिन इसका उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बस यहीं तक मेंशन किया गया है आपके हर एक बुक में। सो we see the next topic, and which is very useful for the your exam CBSE board, and also the it means and also the NEET exams, which is the physical properties of haloalkane. My first question is, what is physical property and what is chemical properties? Many type of reactions, you listening the topic, you listening the word physical properties and also the chemical properties, but do you know about this कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देखिए, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का, वह ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होती है। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि किसी का भी कलर कैसा होगा, उसका जो है कि डेंसिटी कैसा होगा, उसका जो है स्टेट कैसा होगा, स्टेट मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस, इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा,
उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, है ना। ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है इन सब को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी। कितना सरफेस एरिया कवर करता है, कितना उसका वॉल्यूम है, तो इन सब के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिस्ट्री में जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है खासकर हेलो एल्केन का, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसा होता है। तो जो सबसे पहला इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है कि आपका थोड़ा सा इसको समझने, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेटिव होता है, मतलब कि उसको आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप समझ नहीं सकते। बहुत ही कम चीज़ें होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत कम ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको कि समझा जा सकता है, बाकी को आपको लर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सामने दिया गया है कि मेथाइल फ्लोराइड CH3F CH3Cl CH3Br, जस्ट सेकेंड, CH3Br एंड C2H5I R, ये जो कंपाउंड है, सिर्फ इतने कंपाउंड जो है कि गैस होते हैं, हेलो एल्केन के सिर्फ इतने कंपाउंड जो है गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, है ना, रूम टेम्परेचर पर। हम फ्यूचर में रूम टेम्परेचर को RT लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, ये आपको पता होगा कितना होता है। फ्यूचर में इसको RT लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, C2H5Cl होगा, I नहीं होगा, C2H5Cl, ये सभी गैस होते हैं। जबकि मेथाइल आयोडाइड CH3I आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसके साथ साथ जो आपके कार्बन 18 तक है, C18 तक जो भी कंपाउंड होंगे, C18 तक जो भी हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा वह रूम टेम्परेचर पर कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, और उसके साथ साथ लिक्विड फॉर्म में भी होता है। इस बात को आपको नोटिस करना होगा, नोट करके रखना होगा। और जब इससे ज़्यादा कार्बन पर जाएंगे, जब कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन जो है C18 से ज़्यादा हो जाएगा, तब उस केस में यह अब धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में आना शुरू होगा। पहले वैक्स स्टेट में रहेगा, फिर वैक्स से सॉलिड स्टेट में आना होगा। ठीक है, ये था आपका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम लोग सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में विचार करें तो जो आपका RX है, कार्बन और हाइड्रोजन है, यह आपका पोलर इन नेचर होता है ना। ये आपका कैसा होता है, पोलर इन नेचर होता है। और यह पोलर इन नेचर होने के कारण यह क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है ना। वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ओके, हालांकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन ये क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है। कैसे पोलर इन नेचर होता है, तो आप देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, जिसके चलते यहाँ पार्सली माइनस और यहाँ पर पार्सली प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है ना। जब इसके अंदर पोलरिटी होगा तब इसके अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसका थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि जब हम लोग एल्काइल हाइलाइड को कॉपर के वायर के साथ बर्न करते हैं, कॉपर के वायर के साथ बर्न करते हैं, तो इस वायर के एज पर, ये जो कॉपर का वायर होता है, इसके एज पर ग्रीन कलर का फ्लेम जनरेट होता है ना। यहाँ पर ऐसे पर इसके एज पर ग्रीन फ्लेम जनरेट होता है जब इसको बर्न किया जाता है तो। ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, आपको इस नाम को याद रखना होगा, बिल्स्टेन टेस्ट फॉर हेलोजन। हेलोजन के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स्टेन टेस्ट बोलते हैं। जब हम लोग एल्काइल हैलाइड को कॉपर वायर के साथ जब बर्न करते हैं तो ग्रीन कलर का ग्रीन एज्ड फिल्म, ग्रीन यहाँ पर क्या जनरेट होता है, ग्रीन एज्ड EDGED एज्ड फ्लेम जनरेट होता है। इस बात को आपको
नोट करके रखना है। नेक्स्ट आपका आता है जब आपका फोर्थ नंबर एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड क्या होते हैं, ये वाटर से हैवियर होते हैं। ये दोनों आपका हैवियर इन वाटर हैवियर फ्रॉम वाटर होते हैं, HEAVIER, हैवियर देन वाटर। वाटर से इनका वेट ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ RCl एंड RF इसका इन्वर्स होता है, यानी कि क्या होता है, लाइटर होता है, लाइटर देन वाटर। ये आपका वाटर से लाइटर होता है। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में कि जब एल्काइल आयोडाइड को लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, है ना, यहाँ पर जब इसको हम लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपको ब्राउन या फिर वायलेट कलर का, ब्राउन या वायलेट कलर शो करता है। वायलेट कलर क्या करता है, शो करता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है कि जब हम कभी भी एल्काइल आयोडाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तब इस केस में यह आपस में रिएक्शन करके एल्केन बनाता है और आयोडीन मॉलिक्यूल फ्री करता है। ओके, तो जब ये I2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जब ये I2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो इसी के कारण से यहाँ पर हमें डार्क कलर जनरेट होता है। और ये डार्क कलर किसका होता है, वायलेट का या फिर ब्राउन का। यहाँ पर हमें डार्क कलर प्राप्त होता है। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी बॉइलिंग पॉइंट का। तो हमको पता होगा कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तब अगर हम आपसे बात करें RI, RBr, RCl एंड RF, तो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का जो आर्डर होता है वह आर्डर जिसका मास ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। एल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड, फिर एल्काइल फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट का ये आर्डर आपको देखने में मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है कि आपका आयोडीन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। आयोडीन का मास ज़्यादा किससे, ब्रोमीन से, फिर ब्रोमीन का क्लोरीन से, इस प्रकार से इसका एटॉमिक मास होता है ना, जिसके चलते कि ये बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर होता है। लेकिन अगर हम इसी में हाइड्रोजन को फिक्स कर दें, लेकिन अगर हम कार्बन की संख्या को चेंज करते जाए, जैसे कि CH3Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 और Cl, इसके बाद CH3 CH2 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 एंड Cl। तब इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर होगा वो किसका ज़्यादा होगा, क्लोरोब्यूटेन का, फिर क्लोरोप्रोपेन, फिर क्लोरोएथेन, फिर क्लोरोमेथेन का होगा। बट अगर हम इसी को क्लोरोब्यूटेन का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखें और उसमें ब्रांचिंग बढ़ाते जाएं तो जो लीनियर चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं होगी, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, और इसी प्रकार से अब इसमें कितने कार्बन हैं, अभी इसमें 4 कार्बन हैं। अब इसी प्रकार से अगले केस में यहाँ पर भी कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो यह आपका लीनियर चेन है, इसमें एक ब्रांच, इसमें 2 ब्रांच आ गए हैं, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर ये हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं पिछले चैप्टर में पढ़े होगे आप इस चीज़ को, है ना। तो इस प्रकार से इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें डेंसिटी के बारे में। इसके बाद है हमारा आपका टॉपिक छोटा सा 7th नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका डेंसिटी के बारे में। किसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है कि नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें किसके बारे में, तो हम बात करें डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है मास अपान में वॉल्यूम, है ना।
मास अपन वॉल्यूम होता है। तो सेम कार्बन के बीच में अगर हम डेंसिटी के बारे में डिस्कस करें, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को फिक्स करके फिर हम डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। ये चीज़ आपका फाइंड आउट होता है डेंसिटी के लिए। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ कार्बन्स को वेरी करें तो जो स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होगा। देखिए ये हमारा फार्मूला है। तब इस फार्मूले में डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तब अगर मैं कार्बन की संख्या को चेंज करूँगा, तब इस केस में CH3 CH2I एंड CH3 CH2 देन CH2 देन I, इस प्रकार से ये ऑर्डर होता है। अर्थात जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे अगर हम रीजन देखें तो मास के कंपेयर में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, मास के कंपेरेटिवली वॉल्यूम ज़्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है, इसके वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है 8 नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज। स्टेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड के बीच का स्टेबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो, हालांकि इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ CX बॉन्ड, किस बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का डायरेक्ट मतलब है स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। ये चीज़ हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोग देख चुके थे, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट इज दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। तब जिस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ लार्ज होगा, जिसके बीच में बॉन्ड लेंथ लार्ज होगा, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या होगा, उसके अंदर स्टेबिलिटी लेस होगा, कम स्टेबल होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, लेस होगा। ओके, फॉर एग्जांपल RF, इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं, RCl, RBr एंड RI। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, तब स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। व्हाट इज स्टेबिलिटी, देन स्टेबिलिटी इज द, जैसे अगर पूछा जाए कि हमारी स्टेबिलिटी क्या है, तो हमारी स्टेबिलिटी वो होगी जिसमें हमको रहना सुविधा हो, जैसे हमें खाना खाना, सोना, पढ़ाई करना, पढ़ाना, ये हमारे लिए सुविधा है, फैसिलिटी है, तो ये हमारे लिए एक स्टेबल कंडीशन होगा। आपके लिए क्या स्टेबल कंडीशन होगा, आपको स्टेबल कंडीशन होगा खाना खाना, पढ़ाई करना, पढ़ना, एग्जाम की प्रिपरेशन करना, ये आपके लिए स्टेबल कंडीशन होगा। लेकिन घूमना फिरना स्टूडेंट के लिए स्टेबल कंडीशन नहीं होता है, खेलना कूदना, मूवी देखना, दिस इज नॉट द स्टेबल कंडीशन फॉर यू। ओके, देन हियर वी सी द स्टेबिलिटी फॉर दिस। तब इसका स्टेबिलिटी किस में है, जिसमें इसका अस्तित्व बना रहे, अर्थात जिस केस में यह रहे। कार्बन एंड फ्लोरीन जाना जाता है कि वह इस रूप में रहे, इसलिए तो इसका नाम हेलोएल्केन है। लेकिन जब यह कार्बन और फ्लोरीन आपस में अटैच ही नहीं रहेंगे, तब इसकी स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी, नहीं रहेगी। तब इस केस में क्या होता है, ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज करने लगता है जब इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तब यहाँ पर फ्लोरीन हाइड्रोजन्स के p ऑर्बिटल की साइज बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि p ऑर्बिटल साइज ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज। p ऑर्बिटल साइज जो है हाइड्रोजन का इंक्रीज करने लगता है, जिसके चलते कि इसमें ओवरलैपिंग बेस्ट तरीके से नहीं होता है। इसके बीच जो ओवरलैपिंग है, जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखते हैं, वह ओवरलैपिंग ब्रेक करने लगता है, इसके कारण से ऐसा होता है, ठीक है ना। तब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बीच का बॉन्ड लेंथ तो आप देख ही रहे हो, तब इसके बीच पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या, मतलब कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तब RI का सबसे कम, फिर RBr, फिर RCl एंड देन आफ्टर
RF. Okay, this is the stability order. I hope you understand this. Yes, sir. Okay, good. Next and last physical property is dipole moment. Dipole moment. Dipole moment is depend on the dipole moment is depend on the किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोलरिटी के ऊपर. पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर? डाइपोल मोमेंट. जिसके बीच में जितना ज़्यादा पोलरिटी होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा. तब एक्चुअल में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होना चाहिए था CH3F, CH3, Cl, CH3, Br एंड CH3I. ये होना चाहिए था. लेकिन दिस इज द केमिस्ट्री, एंड इन केमिस्ट्री everywhere rule is breaking and new rule is formed. Okay, then the actual dipole moment is here. According to the concept, fluorine has more electronegative than we think, and according to the theory, fluorine have high dipole moment because fluorine is too much pull the electron towards itself in comparison to the other element. This is right. This concept is right. But one other thing is also right, that is fluorine is very very small. Fluorine is very small. और जब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तब उस केस में यह, अभी हम हाइड्रोजन को इधर बनाते हैं, तब उस केस में यह इस बांड को, ये वाले बांड के इलेक्ट्रॉन को, जो सिग्मा बांड है इसके बीच में, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से पहले ये जो है अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेता है. ये बांड बहुत ज़्यादा छोटा है जिसके चलते कि इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से पहले ये वाले बांडों को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके चलते, और देखिए, नहीं सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से बताते हैं. देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. इसका जो बांड है वेरी वेरी स्मॉल है, और जब बहुत ज़्यादा स्मॉल है तब एक तो स्मॉल है, ऊपर से इसके पास तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है. और जब जो 6 इलेक्ट्रॉन फ्री है तब आप खुद बताओ कि ये जो सिग्मा बांडेड इलेक्ट्रॉन है इसको क्या खूब अच्छे से इधर आने देगा? नहीं आने देगा. क्यों नहीं आने देगा? कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को, जो सिग्मा बांडेड इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा रिपेल करेंगे. इसको आना चाहेगा लेकिन नहीं आ पाएगा, जिसके चलते कि इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ज़्यादा तो है, लेना तो चाहता है, लेकिन इसके पास इसके अगल बगल के लोग ही हैं क्या करते हैं? नहीं लेने दे रहे हैं. जैसे कि मान लो कि आप पढ़ाई तो करना चाहते हो लेकिन अगल बगल के लोग, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के लोग, घर के लोग पढ़ने ना दें, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आपका पढ़ाई थोड़ा सा वीक हो जाएगा, है ना. सेम वही कंडीशन यहाँ पर है. घर के लोग नहीं, बुरा नहीं मानना, घर के लोग नहीं, मतलब कि आपके फ्रेंड सर्कल के लोग मान लो पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं, तब उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होते हुए भी ये इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके जो अगल बगल के लोग हैं वह नहीं चाहते हैं कि ये और इलेक्ट्रॉन को रखे. समझ में आया? इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होते हुए भी यह, इसकी पोलरिटी ज़्यादा नहीं होती है. यहाँ पर पोलरिटी ज़्यादा हो जाती है Cl का, फिर आगे का ऐसे चलता है. इसका कारण क्या था? इसकी साइज टू मच स्मॉल है कि नहीं? इसके पीछे टू मच स्मॉल होने का साइज का कारण क्या है? इसका कारण है जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि हम सब लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी चैप्टर क्लास 11 में पढ़े होते हैं. ओके, इतना समझ में आया? Okay, now we see the next topic, which is the chemical properties. Chemical
properties. It means now we see the reactivity of carbon halogen bond. किस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स पर रिएक्शन होता है। तो जब हम इसको देखेंगे तब यहाँ पर हमें बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ खास कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा, जिसमें से सबसे पहला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट है आपका पहला, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, इसके बारे में सबसे पहले देखना होता है हमें। तो हम सभी को पता है, हमें 4 चीज़ों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना होगा, 4 नहीं 6 चीज़ों का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का और कार्बन का, हाइड्रोजन का। इन सब का हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल कितना होता है 4.0, 3. देखो कहीं कहीं पर ये देता है 3.0 और कहीं कहीं पर ये देता है 3.1। कुछ बुक्स में 3.0 देता है, कुछ बुक्स में 3.1 देता है। और ब्रोमीन का 2.8 और कार्बन आयोडीन का 2.5, कार्बन का भी 2.5 और हाइड्रोजन का 2.1। ये होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना। तो जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तब वो क्या करेगा, तब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखेगा। जो ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन दोनों लोगों के शेयरिंग से है, तब ये बीच में इन बिटवीन द बॉन्ड होना चाहिए था, बट दिस इज द रॉन्ग। एक्चुअली in this case the carbon and halogen is the bond, but the electron is at the near the halogen. ओके, नेक्स्ट हम लोग एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, गलत पेन ही मैं ले लिया हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन के नियर में होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के नियर में है तो आप खूब ध्यान से देखो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन किसका है, एक्स का, और एक्स का मतलब हाइड्रोजन का है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, कार्बन का। ओके, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन है, दोनों के इन बिटवीन द है। बट इस केस में अब आपका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन का है। कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन होते हुए भी किसके पास में है, हाइड्रोजन के पास में है ना। जस्ट सपोज यू हैव ए आईपैड, बट योर आईपैड इज कीप योर फ्रेंड। आपका आईपैड आपके एक फ्रेंड ने रख लिया है, तो एक तरह से देखा जाए तो आपका जो फ्रेंड है वह क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है। इट मीन्स ही कैरी योर आईपैड, देन यू आर डोनर एंड योर फ्रेंड इज एक्सेप्टर। ओके, आपका फ्रेंड जो है कि डोनर है और आप जो है एक्सेप्टर हो। ये कुछ इस टाइप से कंसेप्ट समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे का जो एक्सेप्ट किया हुआ कर्जदार है। कर्जदार समझते हो ना हिंदी लैंग्वेज में, बोलो, कर्जदार समझते हो कि नहीं। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ दे दिया तो वो क्या कहलाता है, कर्ज कहलाता है, जिसको सिंपल भाषा में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोन, है ना, लोन बोलते हैं। जैसे आप बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बैंक से कर्ज ले रहे हैं, फिर हमें उसको क्या करना होगा, देना होगा, इन्वेस्ट विथ इंटरेस्ट देना होगा। तब इस केस में ये जो है
इलेक्ट्रॉन कार्बन का था उसको हाइड्रोजन ने ले लिया, तब हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, तब इसको हम लोग बोलेंगे पार्शली माइनस। क्यों पार्शली माइनस? क्योंकि अभी भी ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ भी है, इसलिए कंप्लीट माइनस नहीं और कंप्लीट प्लस भी नहीं, सिर्फ पार्शली माइनस और पार्शली प्लस। ये बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तब अगर फ्लोरीन और कार्बन के बीच में बात करें तो इसके बीच में सबसे ज़्यादा माइनस और सबसे ज़्यादा प्लस आता है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में आपका जो चार्ज सेपरेशन है यह थोड़ा सा कम हो जाता है। कार्बन और ब्रोमीन के बीच में और ज़्यादा कम हो जाता है और कार्बन और आयोडीन के बीच में सबसे कम होता है, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी लगभग बराबर होता है, जिसके चलते यहाँ पर चार्ज सेपरेशन का ऑर्डर ये देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ खास बात आपको देखने को मिला। ओके, देखिए कभी भी आप यदि केमिकल रिएक्शन कराओगे तो उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द वीकनेस ऑफ दिस। जैसे किसी को मारना होगा, मान लो कि किसी व्यक्ति के साथ आपकी लड़ाई हो गई, उसको मारना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे कि उसका वीक पॉइंट कौन सा है। सेम उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर रिएक्शन कराना होगा तो उस रिएक्शन के दौरान देखना होगा कि व्हाट इज़ द वीक पॉइंट ऑफ दिस, देन वी सी द वीक पॉइंट ऑफ दिस इज हियर इज पार्शली नेगेटिव और हियर इज पार्शली पॉजिटिव। देन आफ्टर in the chemical properties of reaction, in the chemical properties of haloalkane we work on this, means it means कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और इसको ब्रेक करेंगे तो हमेशा याद रखना कि जो एलिमेंट जिस रूप में रिमूव होता है उसी रूप में कोई दूसरा एलिमेंट आता है, तभी वह क्या होता है, रिमूव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास पार्शली निगेटिव चार्ज है तो निकलेगा भी या फिर रिमूव भी किस रूप में होगा, पार्शली निगेटिव चार्ज के रूप में रिमूव होगा। और इसको पार्शली निगेटिव चार्ज के रूप में रिमूव होने के लिए किसको लाना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को लाना पड़ेगा। ओके, जस्ट सपोज मान लो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ समय के बाद आपको हमारा पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप हमारे को रिमूव करके किसको लाओगे, बायोलॉजी के टीचर को नहीं, किसको लाओगे, केमिस्ट्री के टीचर को लाओगे ना। तो जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर लिविंग ग्रुप के रूप में ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है पहले से। ये क्यों निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसका नेचर है। ओके, नेचर मीन्स जो किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग, यानी कि जो किसी भी चीज़ का परमानेंट बिहेवियर हो वह क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि नेचर है इसका। जैसे कोई व्यक्ति देर से सो के उठता है तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं कि इसका नेचर है, उसको बदलना पड़ता है। हमें डेली फूड चाहिए, वी नीड वाटर, वी नीड फूड, देन दिस इज द नेचर ऑफ माई लाइफ। वी नीड क्लॉथ्स, ओके, वी नीड कॉलेज, वी नीड एजुकेशन, then this is our nature. okay, but we don't like daily dance. हम डेली डांस को नहीं पसंद करते हैं, सिंगिंग को नहीं पसंद करते हैं, तब यह हमारा नेचर नहीं है। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको डेली डांस करना पसंद है, डेली सिंगिंग करना पसंद है, तो उनका वो डेली का नेचर है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको क्रिकेट खेलना पसंद है तो उनका नेचर है, जिसको नहीं पसंद है उसका नहीं नेचर है। सेम उसी प्रकार से हाइड्रोजन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तब वो जहाँ जाएगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेकर के रखना चाहेगा, तब ये इसका क्या हो गया, नेचर हो गया। ये इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखेगा तब इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा। तब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेकर रख रहा है, तो क्यों ना कोई ऐसा आए जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे और इसको कह दे चल निकल तू। और यहीं पर ये होता है, एक व्यक्ति आता है, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है और हाइड्रोजन को भगा देता है। आर यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Completely 100%? Then
this is the known as, this type of reaction is known as substitution reaction. It means one person is coming and another person is removed by the one person, by the first person. फर्स्ट पर्सन आया, उसने पहले से कोई था उसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद उसका स्थान उसने ले लिया। तो जो इस केस में एल्काइल हाइलाइड में जो रिमूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस शब्द से बना है। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करेगा वह कौन होगा? वो होगा निगेटिव चार्ज। तो ऐसे एलिमेंट जिसके पास निगेटिव चार्ज हो या फिर फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। देन न्यूक्लियोफाइल इज अटैक द कार्बन एंड हेलोजन इज रिमूव। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर, हेलोजन को रिमूव कर देता है। Again, please see and please focus on this step. Again, we see that just suppose here is the hydrogen, and here is the halogen, and one nucleophile is come here and attack at this carbon, because here is partially negative and here is partially positive. Then after, nucleophile is if attack this position, there are two conditions arises here. Which one is? First one is जहाँ से हाइड्रोजन हटा है वहीं पर आकर के न्यूक्लियोफाइल लग जाए। इट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, 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 एंड हियर न्यूक्लियोफाइल इज अटैच। एंड अदर कंडीशन इज हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में क्या लगे? हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल लगे, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर के लगे। ओके, पहले यहाँ पर जो मैं डॉटेड करके बना रहा हूँ, यहाँ पर पहले क्या था? हाइड्रोजन था, उसको रिमूव करके न्यूक्लियोफाइल को लगाया गया। और यहाँ पर पहले क्या था? हाइड्रोजन, उसी के पास किसको लगा दिया गया? न्यूक्लियोफाइल। तब जो फर्स्ट केस है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन, रिटेंशन मीन्स जहाँ पर हाइड्रोजन था वहीं पर आकर के न्यूक्लियोफाइल लग जाए। और इस केस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स जहाँ पर हाइड्रोजन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसके 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैच हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। तो आगे हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पर इन्वर्जन होगा, कहाँ पर रिटेंशन होगा, और कब रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होगा, है ना। ये सारी चीज़ें अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अभी हमने रिएक्शन बताया, इस केस में क्या होता है? RX है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इसको कह रहा है कि तुम निकलो, यह मेरा स्थान है, और ये आकर के इसके घर पे कब्जा कर लेता है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, मूवी वगैरह में देखते होंगे, कोई आता है और किसी घर पे कब्जा कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब कब्जा होगा तो उसके स्थान पर जो पहले था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल आया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तब इस केस को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है। कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है? हाइड्रोजन। कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? बाय विच सब्स्टिट्यूशन आकर? देन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Nucleophile substitute the halogens, then this reaction is known as nucleophilic substitution reaction. And in short way, we say that SN reaction is known as. Now,
SN reaction are three type. SN1, SN2 and SNI. SNI, three type. But in class 12 and IIT JEE level, we see these two reaction. SNI reaction is in हायर क्लासेज. SNI रिएक्शन को हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं. अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लास 12 और नीट के लेवल पर ये वाला रिएक्शन को पढ़ेंगे. ओके, थोड़ी देर में इसको हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक और रिएक्शन होता है. एक और रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन. इलिमिनेशन रिएक्शन वो कब होता है? जब कम से कम एटलीस्ट, इसका कंडीशन है एटलीस्ट 2 कार्बन इज इन हेलो एल्केन. इज इन हेलो एल्केन. कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, पहला कंडीशन. और दूसरा कंडीशन है कि न्यूक्लियोफाइल के बजाय हमें क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग बेस अगर लिया जाए तब उस केस में हमारा कौन सा रिएक्शन होता है? हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है. इस केस में आपका इलिमिनेशन रिएक्शन होता है. फॉर एग्जांपल, जस्ट सपोज CCX, हाइड्रोजन हाइड्रोजन hydrogen, hydrogen and hydrogen. Here is the ethyl halide is the molecule. If we react not nucleophile but we react the base, and base is represented by B minus. Base is react, then we already know that here is partially negative, here is partially positive, and this phenomena is decreases by the length of carbon. But then after, here is partially positive also, but here some less partially positive. इस कार्बन पर भी पार्शियली पॉजिटिव होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा. अब इसका जो इफेक्ट है ये तीनों हाइड्रोजन पर भी पड़ेगा, यानी कि इस हाइड्रोजन के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पार्शियली पॉजिटिव आएगा, जिसके कारण से ये जो बेस है इस हाइड्रोजन को लेगा और ले करके बना लेगा BH. और जैसे यहाँ पर BH बनेगा तब इस केस में यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन, हेलोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हियर इज H प्लस के रूप में रिमूव हुआ, तब यहाँ पर आ जाएगा C माइनस. और जैसे यहाँ पर C माइनस आएगा तब ये C माइनस यहाँ अटैक करेगा और X को X माइनस के रूप में रिमूव कर देगा. X को X माइनस के रूप में रिमूव कर देगा, तब ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर हो जाएगा H H H H. ओके, एंड एल्कीन इज हेलो एल्केन इज कन्वर्ट्स इनटू एल्कीन. दिस इज द elimination reaction. Elimination means two or more than 2 atoms are eliminated from the reactant molecule is known as elimination reaction, and one more bond is formed. Here we see that hydrogen and this halogen is removed and form pi bond. Then this type of reaction is known as elimination reaction. This is the two very most important reaction in these molecules. Okay, are you understand this? Yes, sir. Okay, now we see the mechanism of nucleophilic substitution reaction. We see the
mechanism of SN reaction. SN reaction are is two type. One is SN1 and other is SN2 at class 12 level. Then first we see the SN1 reaction. Are you study the chemical kinetics chapter or not? Yes, sir. ओके जब आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ लिए होंगे तब आपको पता होगा मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर के बारे में. ओके मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट and very necessary concept for this topic. In SN1 reaction, the reaction occur in first order. रिएक्शन का आर्डर होता है एक और इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है 2 और ये रिएक्शन जो है कि 2 स्टेप में कन्वर्ट होता है. ये रिएक्शन 2 स्टेप में कन्वर्ट होता है. इस रिएक्शन में आपका कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है. रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकैटायन. और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वह आपका रिटेंशन प्लस इन्वर्जन टाइप का बनता है. SN1 रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? SN1 पाथ बोलते हैं. SN1 पाथ से किस टाइप के एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं? तो आपका R3X सबसे तेजी से रिएक्शन करता है, फिर R2X, फिर RX, इसके बाद फिर RX एंड देन आफ्टर X. Here is some mistake. Now we correct this first. CR3X अब सही है. R2CX, RCX and CS3X. This is the order of SN1 reaction. Okay, this is the 3 degree alkyl halide, then 2 degree, then 1 degree and लास्ट में CS3X का रिएक्शन का आर्डर होता है. ओके, दिस इज द आर्डर ऑफ रिएक्शन. इस रिएक्शन का जो रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्काइल हैलाइड के. रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्काइल हैलाइड के. अर्थात अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो R इट मीन्स रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K एंड RX इसके ऊपर. ओके, और इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस केस में आपका आर्डर हो जाएगा 1. आर यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Okay. Then we see what is the product form. Then after I start the mechanism. अभी मैकेनिज्म नहीं था, ये सारा मैकेनिज्म का इंफॉर्मेशन है. इस मैकेनिज्म में ये चीज़ होता है. आर्डर 1 होता है, मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है, स्टेप 2 होता है और कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. प्रोडक्ट में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होगा. अर्थात रिटेंशन का मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन था वहीं पर आकर के न्यूक्लियोफाइल लग जाए. इन्वर्जन का मतलब जहाँ हाइड्रोजन था उसके अपोजिट पर न्यूक्लियोफाइल लगे. इसमें SN1 रिएक्शन को SN1 पाथ भी बोलते हैं. इस केस में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे तेजी से रिएक्शन करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर
मिथाइल हैलाइड। इसके पीछे कारण क्या है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर एक्स के, और इसके बाद फिर देखें तो यहाँ पर आर एक्स का 1 हो जाता है। एक दो हम एग्जाम्पल देखें, ए बी सी करके हम एक रिएक्शन लिखते हैं। जैसे कि CH3X है, इसके ऊपर हमें H2O के साथ रिएक्शन कराना है, तभी आपका बनेगा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में CH3OH। CH3OH यह आपका है पार्शली निगेटिव पार्शली पॉजिटिव, और यह है आपका न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि वाटर के ऊपर क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से बाहर रिमूव हो जाएगा HX। ये था आपका प्राइमरी भी नहीं है, ये आपका मेथिल हाइलाइड है ना, मिथाइल हाइलाइड। देन CH3 CH2 and X plus H2O here is converts into CH3 CH2 OH plus HX. Similarly CHX CH3 CH3 plus H2O and it's converted into CHOH plus HX, and last CH3 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 X plus H2O and COH, and this is the product. Here we see that A, B, C and D all are 4 compound and 4 product. And now we see, and now if we ask that which give the fast product, which give fast product in SN1 path, in SN1 path, then you can easily say that D is give first and fast product, and then after C, then after B, and then after A. This is the order of reaction for SN1 reaction, order of reaction for SN1 path. SN1 path के लिए ये आपका order of reaction होता है, सबसे पहले D, फिर C, फिर B, फिर A, ये इस प्रकार से होता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है इसके बारे में देखते हैं। इसके पीछे रीजन है D जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है, C 2 डिग्री और B 1 डिग्री, और ये मिथाइल कार्बोकैटायन बनाता है। इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है ना। तो देखिए स्टेप वन होता है आपका जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का बनना। ये स्टेप जो है कि वेरी स्लो स्टेप होता है। CH3 हम सिर्फ उस मॉलिक्यूल को ले रहे हैं जिसके द्वारा ये दिखाया जाता है। ये स्टेप स्लो स्टेप होता है और इन्वर्जन वाला स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। और यही स्टेप क्या होता है? RDS मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDS, विच इज कन्वर्ट्स इनटू CH3 प्लीज रिप्लाई प्लस X माइनस। Rate determining. Yes, good. This is the slow step, and this step is the rate determining step. This is the carbocation, and if carbocation is formed in the reaction intermediate in SN reaction, then we check the stability of carbocation, and those position halogen is attached, that position है more stable carbocation is formed। हम उस पोजीशन पर हेलोजन को हटा करके न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे, सॉरी हेलोजन न्यूक्लियोफाइल को लगाएंगे जहाँ पर कि स्टेबल कार्बोकैटायन फार्म हो रहा हो, ठीक है। तब इस केस में आपका हो जाएगा कार्बोकैटायन जो कि 3 डिग्री है, और 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल कोई होता नहीं है। अब इस केस में अगर हम लोग रेट के बारे में बात करें तो रेट प्रोपोर्शनल टू हो जाता है किसके ऊपर? जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट प्रोपोर्शनल टू हो जाता है
CX और CH3 का होल थ्राइस। क्या इस स्टेप में कहीं पर भी आपको न्यूक्लियोफाइल शो हो रहा है? नहीं हो रहा है शो। तो जब न्यूक्लियोफाइल नहीं शो हो रहा है तब यही वाला स्टेप क्या होगा, RDS है तो यही रेट को बताएगा। तब इस केस में इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, R = K, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, CH3 का होल थ्राइस CX होगा। इसके ऊपर हमारा आर्डर क्या है, 1 है, तो इसलिए इस रिएक्शन का आर्डर क्या हो जाता है, इस रिएक्शन का आर्डर 1 हो जाता है ना। आई थिंक इसका मॉलिक्युलरिटी भी 1 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, मैं भी कल आपको बताता हूँ कि इसका शायद मॉलिक्युलरिटी भी 1 ही होगा, है ना। हालांकि मॉलिक्युलरिटी जो है, जितने मॉलिक्यूल आपके एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए उसको हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कल मैं आपको बताता हूँ क्लियर करके। अब स्टेप 2, स्टेप सेकेंड क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कैसे लिखते हैं, NU-। आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पता होगा ना, क्योंकि मैं इसके ऊपर नहीं काम कर रहा हूं। क्यों? आर यू नो द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल? Yes, sir. ओके, गुड। देन अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। Since this is the carbocation and what is the hybridization of this carbon, central carbon, then we know the hybridization of this carbon is sp2, and if hybridization is gain sp2 then it is the trigonal planar, it becomes the trigonal planar। ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर में रहेगा। अब जब ये ट्राइगोनल प्लेनर में है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वह न्यूक्लियोफाइल इसके एबव से भी अटैक कर सकता है और इसके बिलो से भी अटैक कर सकता है। ओके, तो जब एबव से अटैक करेगा तो मान लेते हैं कि ये आपका एबव है ना, और ये आपका क्या है, बिलो है। तो एक बार वहां पर जब एबव से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल एबव पर लग जाएगा, और एबव को हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया है। तो अगर आप ऊपर रिएक्टेंट में चेक करोगे तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन यहीं पर था ना, जहाँ पर यह हाइड्रोजन था वहीं पर हमने क्या लगा दिया है, वहीं पर हमने न्यूक्लियोफाइल लगा दिया है। तब इस केस में ये हो जाता है आपका रिटेंशन, ये आपका हो जाता है रिटेंशन प्रोडक्ट। एंड जब ये बिलो पर अटैक करेगा तब जहाँ पर आपका हाइड्रोजन था उसके जस्ट अपोजिट में कौन लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तब इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस को हम लोग बोलते हैं इनवर्जन। ओके, दिस इज द इनवर्जन प्रोडक्ट। अर्थात इस केस में हमें रिटेंशन प्लस इनवर्जन दोनों टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। आ गया समझ में? Yes, sir. Okay, this is the SN1 reaction. Tomorrow I again repeat the SN1 reaction, and then after I start the SN2 reaction. Then after finally I explain the difference between the SN1 and SN2 reaction, which is because this is the very important for this chapter. And in your exam, just like CBSE board or NEET or JEE exam, it's very high mark question for this reaction, for this chapter. Okay, then tomorrow we see the next point. Okay.